आप सबको नमस्कार। आशा है आप उपस्थित हो गए होंगे। 4 बज चुका है। आइए कुछ कल जो प्रश्न उपस्थित हुए थे उसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। पहले डॉक्टर भारत ठोक, इन्होंने पांडु की चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। तो पांडु रोग का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वह है स्नेहन, स्वेदन, तीक्ष्ण वमन और विरेचन। ये कराना चाहिए। और ये भी आप समझ लीजिए कि पांडु रोग हम सब समझते हैं रक्तज व्याधि, लेकिन चरक ने इसको रसज व्याधि कहा है। और इसीलिए ट्रीटमेंट में ज़्यादातर रसजन्य व्याधि की चिकित्सा के बारे में उल्लेखित है। और जब रस आपका ठीक होगा तो आगे रसाद रक्तम ततो मांसम, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। इसलिए रस धातु पर ज़्यादा जोर दिया है आचार्य चरक ने और कहा है तत्र पांडवामयी स्निग्धस तीक्ष्णी है ऊर्ध अणलोमकई है संशुद्धो मृदभिस्तिक्तई है कामली तो विरेचनी है। स्नेहपान कराने के पश्चात स्वेदन, वमन और विरेचन, ये पांडु रोग का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये संशोधन कराने के पश्चात फिर आप पांडु की चिकित्सा आप करें। तो इसमें हमेशा दीपन पाचन औषधियों का हमेशा प्रयोग पांडु रोग में करना चाहिए। जैसे त्रिकट चूर्ण है, चित्रकारी भट्टी है, ये जरूर सेवन करना चाहिए। आरोग्यवर्धनी है, 2 गोली सुबह शाम को। रस औषधियों में नवाई स्लो, और नवाई स्लो में भी देखिए इसमें भी सारी दीपन पाचन औषधियाँ हैं। और फिर लौह भस्म, तो नवाइश लौह भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन रोगियों को कराएं। इसके अलावा द्राक्षासो और लोहासो 2 चम्मच, लोहासो द्राक्षासो 2 चम्मच, दोनों मिला लें। भोजन के बाद दोनों टाइम सेवन कराएं। और दीपन पाचन हेतु तो अदरक का सेवन भी कराएं। भोजनाग्रे सदापथ्यम लवणादरक भक्षणम, भोजन के पूर्व लवण और अदरक इसका सेवन कराएं। खाने में बहुत कार्बोहाइड्रेट न लेकर के प्रोटीनस सब्सटेंस ज़्यादा भोजन में होना चाहिए। तो और साथ ही साथ ये भी ध्यान देवें कि आहार में कोई तीखी चीज़ें, तली वाली चीज़ें मत दें, तो निश्चित रूप से हीमोग्लोबिन खाने पीने से भी बढ़ता है। दूध का सेवन। दूसरा गाजर है, मूली है, सलाद अच्छा लेवें। गाजर, मूली और टमाटर का सलाद ज़्यादा मात्रा में लें। दूसरा सलजम भी बहुत ही उपयोगी है पांडु के लिए, उसका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। और विटामिन सी जरूरी है, इसलिए कम से कम मौसमी या संतरे रोज़ाना 1 या 2 जरूर खाना चाहिए। इससे भी हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी मिलती है, पांडु रोग की चिकित्सा होती है। शत्रुघ्न बेहरा जी ने, डॉक्टर शत्रुघ्न बेहरा जी ने पूछा है डेंगू और चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट। डेंगू, जैसे आप जानते हैं डेंगू का आक्रमण ये वायरल डिसीज़ है, वायरल रोग है। और सर्वप्रथम प्रतिश्याय, ज्वर और पूरे शरीर में दर्द, वेदना, ऐसे लक्षण प्रथमतः डेंगू में उपस्थित होते हैं। और जब समय पर ट्रीटमेंट न की जाए तो फिर इसमें जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बहुत कम हो जाते हैं, 10,000 15,000 तक आ जाते हैं। और फिर तत्काल रोगी को भर्ती करना पड़ता है। प्लेटलेट्स जो है देने पड़ते हैं। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके पहले ही जैसे ही फीवर आए और आपको शंका हो कि डेंगू है तो ट्रीटमेंट आपको प्रारंभ कर लेना चाहिए। इसके लिए स्वर्ण बसंत मालती रस, त्रिभुवन कीर्ति रस और गोदंती। स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम और गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम और गोदंती 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2-3 मात्राएं शहद के साथ चटावें। इसके अलावा यदि गिलोय सुरस कहीं मिल जाए तो गिलोय सुरस का भी सेवन ऐसे रोगियों में कराना चाहिए। साथ साथ फलत्रिकादिक्वाथ और महासुदर्शन घनबटी, संजीवनी बटी, इसका सेवन कराएं। प्लेटलेट्स कम हो गए हों तो पपीता के पत्ते 2 पत्ते ले लें
तुलसी डालें और इसको जूस निकाल लें और फिर इसमें इसको जो है सुबह शाम को कम से कम 1 कप सुबह 1 कप शाम को पिएं तो प्लेटलेट्स काउंट्स बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं। 7 दिन के अंदर नॉर्मल आ जाते हैं, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो। अगर 10,000 है, 5,000 है, 15,000 है तो पेशेंट को एडमिट करा के और फिर ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसके अलावा अमृताष्टक क्वाथ, अमृतारिष्ट 2 चम्मच पानी भोजन के बाद, और संजीवनी बटी जैसे मैंने बताया, संजीवनी बटी, महासुदर्शन घन बटी, इसका भी सेवन रोगी में कराना चाहिए। चिकनगुनिया ये भी वायरल इन्फेक्शन है। प्रारंभ में तीव्र ज्वर उत्पन्न होता है और जोड़ों में विशेष रूप से दर्द होता है, बहुत ही अत्यधिक वेदना होती है। तो प्रारंभ में अगर इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो ये क्रॉनिक होने पर फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठियावाद जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होने लगते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट में ज्वर को ध्यान में देख करके ज्वर खत्म होना चाहिए। तो ज्वर के लिए गोदंती भस्म, गिलोय सत्व और त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति 125, गोदंती 250, गिलोय सत्व 250, ये एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 2-2 घंटे में ये पुड़िया पेशेंट को देना चाहिए, इससे ज्वर कंट्रोल में आता है। इसके अलावा गिलोय सोरस, जैसा इसमें मैंने बताया था कोई वायरल है तो गिलोय सोरस भी इसमें अच्छा काम करेगा। 1 चम्मच गिलोय रस और 1 चम्मच शहद मिला करके दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा जब जॉइंट्स में अधिक वेदना हो तो आमवातारी रस 250 मिलीग्राम, बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम और त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं, इससे निश्चित रोगी को लाभ होगा। इसके अलावा महायोगराज गुगुलू और सिंहनाथ गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं और हॉट वाटर बैग से सेक करें। मालिश प्रारंभ में नहीं करना चाहिए और जब वो क्रॉनिक हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में आ जाता है, तब आप पत्र श्वेत भी रोगी में कराएं। मनोरंजन साहू, इन्होंने नशा छोड़ने के लिए चिकित्सा जाननी चाहिए। तो एक तो तात्कालिक रूप में आपने देखा होगा जो टोबैको खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके जीवा में एक टेंगलिंग सेंसेशन होता है और खाने की नशा लेने की इच्छा होती है। ऐसी अवस्था में अजवाइन का चूर्ण, कच्चा अजवाइन मुंह में डालने के लिए रोगी को बोलें, हमेशा वो डाले रहे तो ये टोबैको और जो स्मोकिंग की आदत है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक योग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको नोट कर लें और इसको बनाएं और ये बड़ा उपयोगी है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य ने मेरे को बताया था। इसमें गुल बनफसा 2 ग्राम, निशोथ 4 ग्राम, बिदारी कंद 15 ग्राम, गिलोय 4 ग्राम, नाग केसर 3 ग्राम, कुटकी 2 ग्राम, कालमेघ 1 ग्राम, भृंगराज 6 ग्राम, कासनी 6 ग्राम, ब्राह्मी 6 ग्राम, भूमि आंवला 4 ग्राम, आंवला 11 ग्राम, हरित की 11 ग्राम, लौंग 1 ग्राम, अर्जुन छाल 6 ग्राम, नीम का छाल 7 ग्राम और पुनर्नवा 11 ग्राम। इन सबको मिला के बारीक चूर्ण कर लें, फाइन पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार इसका सेवन कराएं और धीरे धीरे, जैसे अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, तो उसको धीरे धीरे कम करते हुए स्टेपलेटर मेथड से उसको सेवन कराएं। एकदम से जैसे आज से दवाई चला और आज ही से छोड़ दो, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आप तम्बाकू खाता हो, स्मोकिंग करता हो या लिक्वर पीता हो तो उसको धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए और ये औषधि आपको देना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, गुल बनफसा 2 ग्राम, निशोथ 4 ग्राम, विदारी कंद 15 ग्राम, गिलोय 4 ग्राम,
नागकेशर 3 ग्राम, कुटकी 2 ग्राम, कालमेघ 1 ग्राम, भृंगराज 6 ग्राम, कासनी 6 ग्राम, ब्राह्मी 6 ग्राम, भूमि आंवला 4 ग्राम, आंवला 11 ग्राम, हरितकी 11 ग्राम, लौंग 1 ग्राम, अर्जुन 6 ग्राम, नीम 7 ग्राम, पुनर्नवा 11 ग्राम। इन सब मिला करके बहुत ही फाइन पाउडर आप तैयार कर लें और एक एक चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं और धीरे धीरे जिसका एडिक्शन है वो धीरे धीरे उसको छुड़ाने का प्रयास करें। आपके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के प्रयास से वो आदत छूट जाएगी। डॉक्टर अर्चना जायसवाल, उन्होंने भस्मक रोग की चिकित्सा के बारे में जानना चाहा। भस्मक रोग का एक पूरा व्याख्यान हो चुका है, आप सर्च कर सकते हैं उसको। फिर भी कुछ मैं बातें आपको बताना चाहूँगा। इसमें चूँकि अग्नि बहुत तीव्र होती है, इसलिए अग्नि को शांत करने के लिए गुरु पदार्थ, स्निग्ध, शीतल, मधुर और पिच्छल वस्तुओं को खाना चाहिए। और भूख जब भी लगे तब घृतपान आप 4 चम्मच कर लीजिए, इससे भी भूख नष्ट हो जाती है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा योग है, गेहूं का आटा दूध में पका लें और इसमें जब गाढ़ा हो जाए तो 2 चम्मच घृत और 2 चम्मच शक्कर डाल करके इसका सेवन दिन में 2 बार करें। इससे भूख बिल्कुल लगना बंद हो जाएगी। इसके अलावा मालपुआ खाएं, चावल आटे से बना हुआ स्निग्ध पदार्थ खाएं, भोजन खाएं चावल के आटे से बना हुआ। तिल, सरसों और बादाम ये बराबर बराबर मात्रा में लेके इसको पीस लें। तिल, सरसों, बादाम, और इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को सेवन कराएं रोगी को। गूलर का छाल, गूलर की छाल की कल्क पानी में अच्छी तरह पीस लें और बकरी दूध के साथ इसका सेवन दिन में 2 बार कराएं। पित्त को बाहर निकालने के लिए त्रिव्रत या अमलतास, त्रिव्रत 20 ग्राम या अमलतास 20 ग्राम ले करके विरेचन करा दें। प्रातःकाल खाली पेट में दे दें तो दिन भर में 3-4 मोशन इसमें रोगी को हो जाएंगे। अपामार्ग भी बहुत अच्छा है भस्मक रोग के लिए। अपामार्ग चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ इसका सेवन कराएं। एक और प्रयोग है लाक्षा चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ। और आप अपामार्ग तो जानते ही हैं, अपामार्ग के जो तंडुल होते हैं उसकी खीर, ये भी बहुत अच्छा है भस्मक रोग के लिए। बिदारी कंद घृत 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को लेवें तो इनसे भस्मक रोग में अग्नि की शांति होती है और रोगी को आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर मोनिका चिटनिविश केलॉइड्स के बारे में जानना चाहा है। केलॉइड्स में आप विधिवत क्लासिकल विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर लेखन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें दशांग लेप भी बहुत अच्छा कार्य करता है। दशांग लेप करीब 20 ग्राम ले लें, आधा कप पानी और 2 चम्मच सरसों का तेल, और धीरे धीरे इसको पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो जहाँ जहाँ केलॉइड से वहाँ इसका लेपन कर दें। ऐसा प्रतिदिन 1 बार जरूर इसका लेप लगाएं। और इसके अलावा फिर लेखन वस्ती इसमें अच्छा काम करती है। इसमें त्रिफला, त्रिभंग, त्रिकटु और गिलोय, त्रिफला, त्रिकटु, भिडंग और गिलोय, इन सबको 30-30 ग्राम लेके 300 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें 50 ml गोमूत्र या अर्क और त्रिफला घृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधव लवण 5 ग्राम मिला करके ये वस्ती दें। काल वस्ती क्रम से अनुवासन के रूप में 10 मूल की वस्ती आप अनुवासन के रूप में दे सकते हैं। और इसके अलावा कैशोर गुग्गुलू, आरोग्यवर्धनी, कांचनादि गुग्गुल 1-1 दिनों तीनों दिन में 2 बार सेवन करें। लगातार आप 2 महीना 3 महीना ट्रीटमेंट लेंगे तो केलॉइड्स निश्चित रूप से आराम मिल पाता है। डॉक्टर नारायण काला इन्होंने मेनोपॉजल सिंड्रोम के बारे में चिकित्सा के बारे में पूछा है।
निश्चित रूप से इसमें ऐसे रोगी को रात्रि में पसीना ज़्यादा आता है, मासिक स्राव अनियमित हो जाता है, वेजाइनल ड्राइनेस होती है और डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं ऐसी औरतें। नर्वसनेस होती है, पाल्पिटेशन, नाड़ी बढ़ जाती, नाड़ी की गति बढ़ जाती है, हमेशा सरदर्द महसूस होता है, नींद कम आती है और लैक ऑफ एनर्जी, डिफ़िकल्टी ऑन कंसंट्रेशन, इस तरीके से व्याधियाँ मेनोपॉजल सिंड्रोम में प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम आप विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद, संसर्जन कर्म करने के बाद फिर जो है इसमें नस्य देवें क्षीर बला तेल का 4-4 बूंद दिन में 2 बार, और शिरोधारा करें दुग्ध की शिरोधारा करें। इससे रोगी को बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अगर दूध को शतावरी, मुलैठी आदि से सिद्ध करके देवें तो और अच्छा। या जो मुस्त परपट को शीर चन्नो दीचनाग्री है श्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा, ये षडंग पानी की जो द्रव्य हैं इनसे सिद्ध कर दीजिए दुग्ध को और शिरोधारा कराइए। इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मेध रसायन काढ़ा जो चरकीय है उसमें शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलैठी इनको बराबर मात्रा में लें, यौकुट कर लें और काढ़े का सेवन खाली पेट में कराएं। इसके अलावा कुमारी आसो 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। एक योग है अश्वगंधा चूर्ण, मुलैठी चूर्ण, शंख पुष्पी चूर्ण और शतावरी चूर्ण। अश्वगंधा, मुलैठी, शंख पुष्पी, शतावरी बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और 5-5 ग्राम दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। सायरम पुत्र ने हाई क्रिएटिनिन हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो सबसे पहले विरेचन इसके लिए बहुत उपयोगी है। विरेचन करा दें और विरेचन के 9वें दिन से आप जो लेखन वस्ती मैं बताता हूँ उसका सेवन करें। कम से कम 15-16 वस्ती देवें। साथ में इसमें गोक्षुर चूर्ण, कुटकी चूर्ण, शतावरी चूर्ण और ककड़ी बीज, गोक्षुर, शतावरी, ककड़ी बीज और ककड़ी 2 प्रकार की होती है तो दोनों प्रकार के बीज डालें तो अच्छा है, ठीक है। और कुटकी, इनका बारीक चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। इससे भी क्रिएटिनिन की मात्रा कम होने लगती है। साथ में चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह शाम को। वरुणादिक्वाथ 30 ml खाना खाने के पहले यानी खाली पेट में दोनों टाइम सेवन कराएं। ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हो, कोई पेशेंट है उनका उसमें 350 ट्राइग्लिसराइड है तो इसके भी लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है एक प्रकार का, तो इसमें आप वमन और विरेचन दोनों कराएं और उसके बाद फिर लेखन वस्ती, त्रिफला, गिलोय, सुंठी और विडंग, इनको 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 300 ml और उसमें 50 ml गोमूत्र, यवक्षार 10 ग्राम, त्रिफला घृत 50 ml डाल करके बस्ती तैयार करें और इसको लगातार 16 बस्ती या 20 बस्ती जितनी पेशेंट जैसा उपलब्ध हो उसको दें तो सीरम क्रिएटिनिन निश्चित रूप से नॉर्मल में आ जाता है, वो ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल में आ जाता है। इसके अलावा मेदोहर गुग्गुलू 2 गोली सुबह शाम को। ओबेनिल टैबलेट चरक की है, 2-2 गोली दिन में 3 बार या 2 बार सेवन कराएं। और चूर्ण जो है त्रिफला, गिलोय और सुंठी, त्रिफला, गिलोय, सुंठी और विडंग, इनकी बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें तो इससे ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आ जाएगा। डॉक्टर कविता शर्मा ने इनफर्टिलिटी के बारे में लेक्चर देने के लिए कहा है, ठीक है, आगे विचार करेंगे। ज्योति बाला डामोर, इन्होंने कॉलन पॉलिप की चिकित्सा पूछी है। कॉलन पॉलिप्स
ये एक प्रकार के ग्रोथ हैं जो कि कॉलोन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी पॉलिप्स हो जाते हैं। जनरली देखा जाए तो ये हार्मलेस हैं, लेकिन अगर उनमें व्रण उत्पन्न हो जाए, काफ़ी दिन हो जाए, तो कभी कभी इसमें कॉलोन का कैंसर भी हो सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर लेखन बस्ती और औषधियों में त्रिफला, गिलोय और विडंग 1-1 चम्मच ये सब बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका प्रयोग आप इसमें पेशेंट में करा सकते हैं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी कांचनादि गुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को पेशेंट को देवें। अब आइए, डॉक्टर मुक्ता भट्ट जी ने फाइमोसिस का ट्रीटमेंट पूछा है। इसको निरुद्ध प्रकाश भी आयुर्वेद में कहा जाता है। ये शिश्न, पेनिस के शिश्न की व्याधि है। इसको सबसे पहले तो त्रिफलाक्वाथ से अच्छी तरह प्रक्षालन करें शिश्न को, और जात्यादि तेल का लेपन करें। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, गिलोय घनबटी, कैशोर गुग्गुलू इसका प्रयोग करें। साथ में बार बार गोघृत का ही लेपन करें। शुष्कता उसमें नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्नेह अभ्यंग बहुत ज़रूरी है। और रात्रि में हल्का रेचन होता जाए ऐसी दवा, घृत भारजित हरण घृत भारजित हरितकी या अमलतास, तो नित्य प्रतिदिन हल्का विरेचन भी होगा, तो उससे भी शुष्कता जो शिश्न में आ जाती है वो नहीं होगा। डॉक्टर विकास महाजन, एरन भरत हरितकी जो मैं बार बार बताता हूँ, तो हरितकी कौन सी लेना चाहिए, छोटी की बड़ी? मेरे विचार से छोटी हरितकी का सेवन कराना चाहिए। छोटी हरितकी को यौकुट कर लीजिए, पहले आप एरन तेल में भूंज लीजिए, फिर बारीक चूर्ण कर लीजिए, और ये एरन भ्रष्ट हरितकी हुआ। डॉक्टर आर सिंह चहल, इन्होंने कॉर्पस कोवर्नोसा, एक्चुअली वो चीज़ है कॉर्पस केवर्नोजम ऑफ द पेनिस। पेनिस में एक प्रकार की केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, वो स्पंजी होती है देखा जाए तो। ऐसी अवस्था में आप पंचकोल काढ़े से इसको धोएं, स्पंज करें, और उसके बाद त्रिफला से धोएं, और जब शुष्क हो जाए तब ऐसी अवस्था में गोघृत या जात्यादि तेल का लेपन करें। इसमें भी लेखन बस्ती आपको देना है, लेकिन पहले विरेचन करा दें, फिर लेखन बस्ती। आरोग्यवर्धनी, कैशोर गुग्गुलू आदि का सेवन भी ऐसे रोगी में कराएं। नीतू सिंह ने हाइपर सलाइवेशन, मुख में कई लोगों को ज़्यादा सलाइवेशन होता है, लाला स्राव अधिक मात्रा में बनती है। अगर ये बहुत दिन का हो गया हो, पेशेंट बहुत परेशान हो, तो ऐसे रोगी में वमन और विरेचन करा दें। वमन विरेचन कराने से निश्चित रूप से सलाइवेशन में अंतर आएगा। इसके अलावा गंडूस, पंचवल्कल क्वाथ का गंडूस, और रोजाना गंडूस कम से कम 10-11 दिन पंचवल्कल क्वाथ से करें। इससे निश्चित रूप से, और पंचवल्कल क्वाथ करने के बाद फिर पंचकोल से करना चाहिए गंडूस। त्रिकटु 5 ग्राम और शहद दोनों को मिला करके सुबह शाम इसका सेवन करें। इसके अलावा हल्दी, सेंधव और सुकोर जल, इनको मिला करके गार्गलिंग रोजाना शाम सुबह करें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम का सेवन कराएं। अब आइए, डॉक्टर जसराम गौर जी ने अतिस्वेद की चिकित्सा पूछा है। स्वेद प्रवृत्ति कई लोगों को होती है, कई लोगों को तो लिखते हैं तो गदेलियाँ बिल्कुल स्वेद से भर जाती हैं। ऐसी अवस्था में रोगी को पंचकर्म में विरेचन जरूर कराएं। पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करके विरेचन करा दें, और फिर पित्तनाशक ट्रीटमेंट चंद्र प्रभावटी 2 गोली सुबह शाम को, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 250 मिलीग्राम और चंद्रकला रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2-3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। और मोशन हमेशा क्लियर रहे, ये हमेशा ध्यान रखें। रात्रि में 2 अंजीर और 10 मुनक्के
दूध के साथ इसका प्रतिदिन रात को सोते टाइम भोजन के 2 घंटे बाद सेवन करें। इससे एक माइल्ड परगेटिव है ये, और इससे पित्त निरंतर निकलता रहेगा और रोग अतिस्वेद में आराम होगा। रूपाली जाधव, इन्होंने शीत पित्त के चिकित्सा के बारे में पूछा है। शीत पित्त का भी एक पृथक लेक्चर हम ले चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। वास्तव में शीत पित्त का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें पहले वमन और फिर विरेचन कराना चाहिए। मालिश कटुक तेल से कराना है। वमन के लिए भी निम्ब, पटोल और वासा, इनसे विरेचन कराना वमन कराना है। और मदन फल तो डालेंगे ही इसमें, लेकिन जो काढ़ा बनेगा वो निम्ब छाल, वासा, इनका बनेगा, पटोल पत्र, इनका काढ़ा 100 ml बनेगा। फिर 12 ग्राम इसमें मदन फल पिपीटा, इससे वमन कराइए। और विरेचन के लिए कहा है त्रिफला, गूगल और कृष्ण निशोथ, इससे विरेचन करना चाहिए। अभ्यंगा कटुक तैलम चा स्वेदस्य उष्णेन वारिणाः तथा आशुभमनम कार्यम पटोलारिष्ट वासिकई है त्रिफला पूर्व कृष्णाभि विरेकस्य प्रशस्यते। इसके अलावा हरिद्राखंड जो आप देते ही होंगे 5 ग्राम दिन में 3 बार। एक आर्टिप्लेक्स लोशन आता है, वो आप जहाँ शीत पित्त होता है वहाँ लगाएं प्रतिदिन दिन में 2-3 बार। टेक्जिमा एक टैबलेट आती है, उसका भी आप 2 गोली सुबह शाम को सेवन करें, लेकिन वमन विरेचन कराएंगे तो आधा रोग तो वैसे ही ठीक हो जाता है। औषधि योगों में गंधक रसायन 250, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ चटाने को कहें। केश विकार, केश पतन जो होता रहता है, उसमें निश्चय पोषण का अभाव होने से ऐसा होता है। तो शरह तर्पण, चाहे पिचु धारण कराइए, शिरोधारा कराइए, शिरोवस्ती कराइए। और एक मस्तिष्क की क्रिया मैंने हमेशा आपको बताई है, करीब आधा किलो शुष्क आंवला ले लें, पोटली बना करके तक्र में डाल दें और उसको पकाएं धीरे धीरे। जब तक्र ख़त्म हो जाए तो इन आंवलों को निकाल करके मसलें और इसका कल्क बना लें और इसका लेप शिरा प्रदेश में आधा अंगुल तक करना है। ऐसी अवस्था में बाल एकदम छोटे करा लें, मुंडन हो जाए तो बहुत अच्छा। 1 घंटा इसका धारण काल है। उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद निकाल लें, प्रक्षालन कर लें। चमेली तेल या भृंगराज का लेपन करें। यह बाज़ार में एक सिसा ऑयल आता है, SESA सिसा, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे बाल का झड़ना निश्चित रूप से कम हो जाता है। इसके अलावा ब्राह्मी अवले, आमल की रसायन आदि जो रसायन और मेध रसायन औषधियाँ हैं, ये भी आपको लेना चाहिए। डॉक्टर राजकुमार जी ने स्मृति विभ्रंश के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। स्मृति विभ्रंश, तो इसमें भी मेध रसायन का काढ़ा का सेवन करें। ब्राह्मी बटी, शंख पुष्पी घन बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। शिरोधारा या शिरोवस्ती का उपयोग करें। और योगों में स्मृति सागर रस, प्रवाल पृष्ठि और सूत शेखर। स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्ठि 250 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, इसको दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। और मेध रसायन काढ़ा का जरूर सेवन कराएं, ये बहुत ही उपयोगी है। डॉक्टर योगेश महाजन ने ल्यूकोडर्मा में वर्ण कैसा होता है, तो इसका वर्ण है रक्त, ताम्र और श्वेत, 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। रक्त वर्ण का हो तो समझ लीजिए यह व्याधि रक्ताश्रित है। यदि ताम्र वर्ण का हो तो समझ लीजिए मांस आश्रित है। और श्वेत वर्ण का हो तो मेदो आश्रित है, ऐसा समझना चाहिए। दारुणम चारणम सूत्रम किलासम नाम अस्त्रभिः विज्ञेयम त्रिविधम तत्र दोषम प्रायश्च तत् दोषे रक्ताश्रिते रक्तम ताम्रम मांस समाश्रिते श्वेता मेदाश्रित गुरु तच्च उत्तरोत्तरम। रक्त ताम्र वर्ण का जो श्वेत कोष्ठ है वो साध्य है, लेकिन जब पूर्णतः श्वेत हो जाता है तो ये कृच्छ साध्य या असाध्य भी हो सकता है। मंजू वर्मा जी ने सेरिब्रल पाल्सी के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है कि मात्रा बस्ती दे सकते हैं का, तो 13 वर्ष का है तो निश्चित रूप से मात्रा बस्ती आप 20 ml की मात्रा में इसको दिन में 2 बार चंदन अश्वगंधा बला तैल से देवें। और साथ में षष्टिकशाली श्वेत करें। षष्टिकशाली श्वेत में बला, अश्वगंधा और शतावरी, इनका काढ़ा तैयार करें। मान लीजिए आपने 300 ml काढ़ा तैयार किया तो 300 ml दूध इसमें मिला दीजिए तो 600 ml हो गया।
100 ml आप बचा के रखिए। 500 ml में आप चावल, उड़द, चोकर और तिल, इन चारों को मिला करके बढ़िया पका लें, उसकी पोटली बनाएं और वो जो 100 ml आपने बचाया है उसको गर्म करें धीरे धीरे, उसमें डुबो करके पूरे शरीर में अभ्यंग उस पोटली के माध्यम से करें। लेकिन उसके पहले अश्वगंधा बलाताली से बच्चे का मालिश जरूर करना चाहिए। इसके बाद योग के रूप में आप योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वातकुलंतक 60 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसी एक पुड़िया है। दिन में 2-3 बार इसको ब्राह्मी अवलेह के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। इसके अलावा टैबलेट मेंटेट या सिरप मेंटेट आता है, वो आप सेवन कराएं। शंखपुष्पी सिरप भी इसमें दे सकते हैं। डॉक्टर चरित्र मूर्ति जी ने ऑब्स्टेकल्स इन ईयर, ये इसके बारे में ट्रीटमेंट पूछा है, तो इसमें नस्य कर्म बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। इंद्रिय वर्धक नस्य या अणु तेल से 4-4 बूंद दिन में 2 बार नस्य देवें और हिंगवारी तेल या बिलवारी तेल 4-4 बूंद दोनों कानों में डालें, इससे निश्चित फ़ायदा होगा। इसके अलावा सारीवादी वटी और आरोग्य वर्धनी चंद्र प्रभाव वटी, इनका भी सेवन साथ साथ में पेशेंट को कराएं। मंजू भाटिया जी ने फंगल इन्फेक्शन के बारे में पूछा है। स्कैल्प में अगर स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो नींब छाल का काढ़ा तैयार करके अच्छी तरह इसको धोएं और धोने के बाद फिर इसमें मरीचादी तेल, चाल मोगरा तेल, इसका सेवन आप करा सकते हैं। यदि गंधक द्रुति आपके पास हो या बाज़ार में मिल जाए तो गंधक द्रुति का भी प्रयोग फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा है। अन्यथा आप नींब छाल या त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन करें और साथ में कुछ औषधियाँ भी इसमें लेना चाहिए, जैसे आरोग्यवर्धनी है, पंचनिम्ब बटी है, 2-2 गोली दिन में 2 बार, और साथ साथ में महामंजिष्ठादि क्वाथ, पंचनिम्ब आदि क्वाथ का भी सेवन पेशेंट में कराना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न थे जिनका मैंने उत्तर दिया। आशा है आप संतुष्ट हो गए। आइए आज फिर एक मनोरोग जो बहुत ही आजकल प्राप्त होता है, जिसको हम मनोग्रंथि कह सकते हैं, मनोग्रंथि, इसको एलोपैथिक में ऑब्सेशनल कंपल्सिव न्यूरोसिस कहते हैं। ऑब्सेशनल कंपल्सिव न्यूरोसिस, ये भी आजकल बड़ी कॉमन व्याधि है मनोरोग में। इसमें मनोग्रंथि एक ऐसा मनोविकार है जिसमें रोगी अत्यंत दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। वो जो निश्चित कर लेता है वही वो कार्य करता है। मन में जिस कार्य करने की इच्छा जागृत होती है उसे पूर्णतः तल्लीनता के साथ और जुनून के साथ वो पूर्ण करता है। इसमें रजोगुण की अधिकता होती है और इसी वजह से अस्थिर बुद्धि वाला, अस्थिर चित्त वाला प्रत्येक कार्य में दोष अधिक देखता है। स्वयं को रोगग्रस्त समझते हुए चिकित्सक से नियमित परामर्श भी लेता है और ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपमानित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास भी करता है। इसके निदानों में देखें, कोई स्पष्ट निदान तो नहीं है, लेकिन आनुवांशिक रूप से भी ये हो सकता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर भी इसमें मिलता है। इसमें मानसिक उत्पीड़न कोई हमेशा होता हो, हमेशा दबाव या तनाव रहता हो, जिसकी वजह से संवेगात्मक विकृति भी उत्पन्न हो जाती है और इसके फलस्वरूप मनोग्रंथि हो सकती है। काम इच्छा का दमन बार बार करे तो भी ये रोग हो सकता है। नैतिक उत्तरदायित्व अथवा अपनी मानसिक आर्थिक कठिनाइयों का निराकरण करने में पूर्णतः असफल हो जाता है और वह धीरे धीरे मनोग्रंथि से ग्रसित हो जाता है। कुविचारों के लंबे समय तक मन मस्तिष्क में बने रहने से यह रोग हो सकता है। सामाजिक उत्पीड़न एवं प्रियजनों की उपेक्षा से भी धीरे धीरे अलग थलग हो जाता है और जिससे मनोग्रंथि अर्थात ऑब्सेशनल कंपल्सिव न्यूरोसिस की उत्पत्ति हो सकती है। आइए लक्षण देखें तो इसमें व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है। जरा सी बात में वो बुरा मान जाता है, हर बात को गंभीरता से विचार करता है, उन्मादी प्रकृति का हो जाता है और स्वच्छता के प्रति अति संवेदनशील होता है। वस्तुओं में गंदगी देखकर बार बार हाथों को धोना, बार बार स्नान करना, बार बार सफाई करना,
असामान्य ढंग से स्वच्छता रखने की चेष्टा करना और अनर्गल असामान्य वार्तालाप भी कभी कभी करता है। अचानक वह उत्तेजित हो सकता है, सजग व्यवहार नहीं करता, बालों को बार बार संभालता है, सदैव चुस्त दुरुस्त रहने की कोशिश करता है, सुजग रहने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। शिष्टाचार, आचरण और अनुशासन के प्रति सतर्क होता है। कार्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ, कष्ट सहन को तैयार, अपने निश्चय में अडिग, लापरवाही सहन नहीं करता। काम वासना भी उसको अधिक होती है। लड़ना, डांटना एवं कर्तव्य बोध कराने में उसे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आइए चिकित्सा पर देखें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, जैसा मैंने जो बताया, वातावरण उसका ठीक करना चाहिए। हमेशा उत्साहवर्धन पेशेंट का करना चाहिए। साथ में सत्वावजय, हर्षण और प्रिय वाणी बोलना चाहिए, उसको विश्वास में लेना चाहिए। साथ ही साथ दैव आश्रय चिकित्सा, मंगल होम आदि पूजा पाठ ये भी निरंतर कराते रहें। इससे मानसिक शांति रोगी को प्राप्त होती है। और उसके बाद फिर इसमें निश्चित है संशोधन आपको कराना है। पेशेंट को काउंसलिंग करने के बाद वमन विरेचन जरूर कराएं और अनुवासन आस्थापन वस्ती भी देवें। 16 बस्ती क्रम से देवें। माधु तैलिक बस्ती देना इसके लिए अच्छी रहेगी। एरंड मूलादि बस्ती भी आप दे सकते हैं। और फिर अंत में नस्य कर्म भी इसमें शोधन नस्य, अवपीड़न या प्रधमन नस्य आपको कराना है। इसमें अपामार्ग और पिपली ये औषधि अवपीड़न नस्य के लिए ठीक रहेगी। इसी का धमापन भी आप कर सकते हैं। 2 दिन स्नेह नस्य, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, 2 दिन आप इंद्रियवर्धक या अणुतैल से या ज्योतिषमती तैल से 4-4 बूंद डालें 2 दिन, और तीसरे दिन शोधन नस्य करें। तो ये कम से कम 21 दिन का कोर्स होता है। औषधियों में उन्माद गज केसरी रस, कृष्ण चतुर्मुख रस, उन्माद गज केसरी 125, कृष्ण चतुर्मुख 125, प्रवाल पंचामृत 125। ऐसा ये एक मात्रा है। शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। दूसरा एक रस औषधि योग है, उन्माद गजांकुश रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पुष्टि 60 मिलीग्राम और स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ब्राह्मी अवलेह के साथ दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन आपको कराना चाहिए। इसके अलावा चूर्णों में वचा चूर्ण और शतावरी चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण तीनों मिला करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दें। और इसके अलावा एक है चूर्ण अश्वगंधा और सर्पगंधा। अश्वगंधा 100 ग्राम, सर्पगंधा 50 ग्राम। ये भी बहुत ही उपयोगी है मानसिक रोगियों के लिए। पीने के लिए सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट। सारस्वतारिष्ट 2 चम्मच, अश्वगंधा 2 चम्मच, अश्वगंधारिष्ट और 4 चम्मच पानी। भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराना है। आभ्यंतर स्नेहपान कल्याण घृत या ब्राह्मी घृत से कराइए और संशमन के दृष्टिकोण से भी बड़े उपयोगी हैं। ब्राह्मी घृत को करीब 2 चम्मच लेकर भोजन के आधा घंटे पहले कुनकुना करके इसका अनपान उष्ण जल के साथ सेवन दोनों टाइम कराएं। ये भी बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा ब्राह्मी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, अमर सुंदरी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार या सर्पगंधा बटी का भी सेवन आप करा सकते हैं यदि रोगी को निद्रा न आती हो। इसके अलावा अमल की रसायन, च्यवनप्राश, ब्राह्मी रसायन, इनका प्रयोग नित्य प्रतिदिन करें। मेध रसायन क्वाथ तो बिल्कुल मानसिक रोग के लिए समस्त रोगों में इसको दिया जा सकता है। मेध रसायन क्वाथ। मस्तिष्क मेध रसायन द्रव्य का लेप तैयार करें और मस्तिष्क की क्रिया करें, वो मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ। और रात्रि में हल्का रेचन होता रहे, इसलिए एरंड भ्रष्टरित की या अमलतास और गूदा का काढ़ा भोजन के 2 घंटे बाद रात्रि में सोते टाइम आप देवें। नस्य में जैसा मैंने बताया ज्योतिषमती तैल नस्य इसके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसका प्रयोग कराएं। इसके अलावा प्राणायाम, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार ये जरूर कराएं। ज़्यादातर तो प्राणायाम इसके लिए बड़ा उपयोगी है। ध्यान लगाना भी अति उपयोगी है। पहले सूर्य नमस्कार कराएं, उसके बाद प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया कराएं रोगी को। और उसके जो मन को
एकाग्र करने का यही तरीका है। और काम में व्यस्त रखें, उसके मनपसंद का काम होना चाहिए ताकि वो उसमें व्यस्त रहे। तो ये मनोग्रंथि के बारे में, ऑब्सेशनल कंपल्सिव न्यूरोसिस के बारे में आज हमने कुछ चर्चा की है। कल फिर इसी समय 4 बजे फिर उपस्थित होंगे आपके साथ, फिर कोई एक नया रोग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अभिनंदन आपको। कितने प्यार से, इतने प्रेम से सभी लोग आप सुन रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, लेकिन संबंधित जो डिसीज़ का वर्णन हम लोग करते हैं उस दिन, वो उससे संबंधित एक भी प्रश्न नहीं रहते। तो कृपया जिस रोग के बारे में अपन ने चर्चा की है, यदि उसमें कोई शंका हो, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको कोई शंका ही नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई शंका हो तो निसंकोच आप ज़रूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।